किसान भाइयों और बहनों, राम राम, नमस्कार। किसानवाड़ी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की सुनहरी फसल मूंग है। मूंग जिसे हरा चना भी कहा जाता है। अभी रबी के बाद जो कई हमारे किसान भाई या तो मूंग की फसल लेने के लिए या तो फिर हरी खाद के रूप में मूंग को लगाते हैं। हमारे देश में कृषि और खान पान का ये अभिन्न हिस्सा है। मध्य प्रदेश में भी काफी क्षेत्रों में मूंग की खेती की जाती है और ये क्रांति बनकर उभरी हुई है। उड़द और मूंग दोनों की फसलें जो है गर्मी के समय, रबी के बाद का जो मौसम होता है उस समय गेहूं की कटाई के बाद या फिर और कोई रबी की फसल अगर आपने ली है तो इसे लिया जाता है। ये फसल न केवल कम समय में यानी कि 60 से 65 दिन में ही तैयार हो जाती है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में भी सहायक होती है। धान की खेती अगर आप करते हैं खरीफ के मौसम में, उसके पहले अगर मूंग ले लिया जाए तो नाइट्रोजन की जो समस्या है, नाइट्रोजन की उपलब्धता की समस्या, वो काफी हद तक जो है उसकी पूर्ति की जा सकती है। मूंग की खेती में सबसे बड़ी बाधा जो है रोगों का प्रकोप है। अगर हमारे किसान भाई अप्रैल के समय से मूंग लगाए हुए हैं तो कुछ जो हमारे किसान भाइयों के मूंग में जो है ये ऐसे रोग जो है काफी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। रोगों का समय पर अगर प्रबंधन न किया जाए, रोगों का मैनेजमेंट न किया जाए तो फसल की पैदावार में 30 से 70% की गिरावट आ सकती है। मध्य प्रदेश की गर्म और आर्द्र जलवायु कई विषाणु जनित और कवक जनित रोगों के लिए अनुकूल होती है, यानी कि वायरस और फंजाई के लिए। इसमें जो प्रमुख रोग होते हैं उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं ताकि हम उनकी पहचान कर लें, उनके बचाव के उपाय जान लें। मध्य प्रदेश में मूंग का सबसे खतरनाक रोग होता है मूंग का पीला मोजेक वायरस। ये एक विषाणु जनित रोग है जिसे सफेद मक्खी एक पौधे से दूसरे पौधे तक फैलाती है। इसकी जो पहचान है वो कैसे की जानी चाहिए ये जानते हैं। शुरुआत में पत्तियों पर छोटे छोटे पीले धब्बे दिखाई देते हैं। धीरे धीरे ये पीले धब्बे पूरी पत्ती पर ही फैल जाते हैं और पत्ती पीली पड़ जाती है, लेकिन नसें जो होती है, वेन्स जो होती हैं, वो हरी ही रहती है। गंभीर अवस्था में पूरी फसल सुनहरी पीली दिखने लगती है और फलियां नहीं बनती है। इसके निवारण और प्रबंधन के लिए क्या किया जाना चाहिए? प्रतिरोधी किस्म इसकी होती है, हमेशा रोगरोधी किस्मों की बोनी की जानी चाहिए, जैसे 139 सम्राट, SML 668 या शिखा आप बो सकते हैं। प्रतिरोधी किस्म की अगर बात की जाए तो रोगरोधी किस्मों की बात। इसके अलावा खेत से खरपतवारों को हटाते रहें क्योंकि सफेद मक्खी इन्हीं पर पनपती है। रासायनिक नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? यदि खेत में सफेद मक्खी दिखाई दे तो इनका छिड़काव आप कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा थायोमेथोक्साम जो होता है ये 25% WG जो है उसकी 100 ग्राम मात्रा लेनी है प्रति हेक्टेयर के लिए, लगभग 0.5 ग्राम प्रति लीटर आपको लेना है। इसके अलावा एक और बीमारी की बात करते हैं जो है चूर्णी फफूंद। ये रोग अधिकतर फसल पकने की अवस्था में आता है जब तापमान में उतार चढ़ाव होता है, जैसा कि अभी हो ही रहा है। इसकी पहचान के लिए क्या करना है? पत्तियों, तनों और फलियों पर सफेद रंग का जो पाउडर होता है उसके जैसा अगर कोई पदार्थ, आटे जैसा कोई पदार्थ अगर जमा हो जाता है और पत्तियां पीली होकर सूख जाती हैं और दाने छोटे रह जाते हैं तो ये जो चूर्णी फफूंद है इसका प्रकोप हुआ है, ऐसा मान सकते हैं। और इसका जो रासायनिक नियंत्रण है ये है घुलनशील गंधक जो होता है वेटेबल सल्फर 80% WP 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। हेक्साकोनाजोल जो होता है इसकी 5% EC जो होती है ये 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में आप इसको छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बीमारी है सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो है पत्तियों पर स्पॉट बन जाते हैं। ये कवक के कारण होता है और नमी वाले मौसम में तेजी से फैलता है। पत्तियों पर छोटे गोल भूरे रंग के धब्बे बनते हैं जिनके किनारे लाल भूरे होते हैं। धब्बों के बीच का हिस्सा बाद में गिर जाता है जिससे पत्तियों में छेद हो जाता है। रासायनिक नियंत्रण कैसे किया जाना है? कार्बेंडाजिम 12% ले सकते हैं। इसके साथ मैनकोजेब 63% WP साफ जो होता है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव अत्यंत प्रभावी है। शुष्क जड़ सड़न भी एक और बीमारी है। मध्य प्रदेश के शुष्क क्षेत्रों में जहां सिंचाई की कमी होती है यहाँ पर ये रोग अधिक देखा जाता है। पौधा अचानक सूखने लगता है, जड़ें उखाड़ते हैं अगर तो काली और सूखी दिखाई देती है। तने का निचला हिस्सा जो है छिलने पर काला दिखाई देता है। इसका प्रबंधन कैसे किया जाना है?
ये जानते हैं अब। इसके लिए बीज उपचार कर सकते हैं। बीज उपचार करने के लिए जो है बुआई से पहले बीज को कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब जो होता है इसकी 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से, और साथ ही साथ ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित जरूर कर सकते हैं आप। लीफ क्रिंकल वायरस भी एक बीमारी है, ये विषाणु के द्वारा होता है। ये मुख्य रूप से बीज और एफिड्स जो होता है, चेपा जो होता है, उसके द्वारा फैलता है। इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? संक्रमित पौधे की पत्तियों को अगर हम देखते हैं तो सामान्य से काफी बड़ी दिखाई देती है, मोटी और झुर्रीदार दिखाई देती है, मोटी और झुर्रीदार हो जाती है। पत्ती का सिरा नीचे की ओर मुड़ जाता है और पौधा झाड़ी नुमा हो जाता है। इसके प्रबंधन के लिए जो है प्रभावित पौधों को देखते ही जड़ से उखाड़कर गड्ढे में दबा दें। इसके वाहक कीट एफिड को मारने के लिए डायमेथोएट 30% इसी की 1.5 मिलीलीटर मात्रा लीटर की दर से छिड़काव कर सकते हैं। रासायनिक दवाओं के प्रयोग में सावधानियां जो है हमको रखनी है। किसान भाइयों और बहनों, खेती में रसायनों का उपयोग करते समय सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है, तो अवश्य ध्यान दें। इसमें जो तैयारी करनी है वो ये है कि दवा को कभी भी हाथ से न खोले, लकड़ी की छड़ी का उपयोग करें। घोल बनाने के लिए हमेशा साफ पानी का ही प्रयोग करें। सुरक्षा किट जो है छिड़काव करते समय शरीर पर सुरक्षा कवच, दस्ताने, चश्मा, मास्क लगा सकते हैं, और छिड़काव हमेशा सुबह 10 बजे से पहले या शाम 4 बजे के बाद ही करें जब हवा शांत हो। हवा के विपरीत दिशा में स्प्रे न करें। मिश्रण 2 अलग अलग प्रकार के कीटनाशकों या फफूंदनाशकों को बिना विशेषज्ञ की सलाह के न मिलाएं। संग्रहण इसका जो है आपको कैसे करना है? दवाओं को बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर, ठंडी और सूखी जगह पर रखें, और इसके अलावा अंतिम छिड़काव और फसल कटाई के बीच कम से कम 10 से 15 दिनों का अंतर रखें ताकि फसल में विषैले तत्व न रहें या कम से कम हो जाएं। तो किसान भाइयों, अभी हमने जाना कि मूंग की जो खेती है वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है और बहुत ही ज्यादा लाभ देकर भी जाती है, और उसके अलावा जो है आर्थिक रूप से तो हमको लाभ पहुंचाती ही, हमारे खेतों के लिए भी जो है बहुत जरूरी होती है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है और साथ ही साथ नाइट्रोजन की जो उपलब्धता है हमारे खेतों में, मिट्टी में, उसको भी बढ़ाती है। तो ये बहुत ही अच्छी खेती है। इसमें जो भी रोग हैं या जो भी कीट हैं उसका आप वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करके, साथ ही विशेषज्ञों की सलाह लेकर आप इसका निपटान कर सकते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों और बहनों, कद्दू वर्गीय फसलें जैसे लौकी, करेला, कद्दू, तुरई, ये सब हमारे किसान भाइयों और बहनों की आमदनी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन बदलते मौसम, बढ़ते तापमान और अनियमित वर्षा के कारण इन फसलों में कीट और रोगों का प्रकोप तेजी से बढ़ जाता है। अगर किसान भाई और बहन समय रहते हुए इन समस्याओं की पहचान कर सही प्रबंधन अपनाते हैं तो वे नुकसान से बचकर अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले कीटों की बात करें तो सफेद मक्खी और थ्रिप्स जैसे जो चूषक कीट हैं वो गर्मी के इन महीनों में बहुत सक्रिय हो जाते हैं। ये कीट पत्तियों का रस चूसकर पौधों को कमजोर कर देता है, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती है, मुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। इसके अलावा ये कीट कई वायरस रोगों को भी फैलाते हैं, संचार करते हैं, जिससे फसल को और भी अधिक नुकसान होता है। फल मक्खी एक और गंभीर कीट है जिसका प्रकोप अप्रैल के अंत से जून तक बहुत ज्यादा रहता है। ये कीट फलों और तनों में अपने अंडे देता है, जिससे अंदर से लार्वा फल को खाकर खराब कर देता है। जैसे ऐसे फल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं और बाजार में उनकी कीमत बहुत कम मिलती है या नहीं मिलती है। रोगों में
फफूंदी जनित रोग जैसे खर्रा जो रोग होता है, पाउडरी मिल्ड्यू जिसको कहा जाता है, और दहिया जिसको डाउनी मिल्ड्यू कहा जाता है, ये प्रमुख होते हैं। फफूंद जनित रोग हैं ये, फंजाई के माध्यम से ये फैलते हैं। ये रोग विशेष रूप से तब तेजी से फैलते हैं जब मौसम में अचानक बदलाव होता है, तापमान और नमी में उतार चढ़ाव होता है। खर्रा रोग में पत्तियों पर सफेद चूर्ण जैसा दिखाई देता है, जबकि दहिया रोग में पत्तियों पर पीले भूरे धब्बे बनते हैं और पत्तियों के नीचे फफूंदी दिखाई देती है। अगर इन रोगों को समय पर नहीं रोका जाए तो पूरी फसल प्रभावित हो सकती है। इन सभी समस्याओं के प्रभावी नियंत्रण करने के लिए जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट यानी कि समेकित प्रबंधन जो तकनीक है, इसको अपनाना बेहद जरूरी है। फफूंद जनित रोगों के नियंत्रण के लिए कैब्डियो टॉप जो मेटीराम 55% और पायराक्लोस्ट्रोबिन जो 5% WG का 3 से 3.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ ही नेटिवो जो होता है, जो टेबुकानाजोल का 50% और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% का 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी की दर से छिड़काव बहुत प्रभावी हो सकता है, जो रोग के प्रारंभिक और मध्यम स्तर पर अच्छा नियंत्रण देता है और पत्तियों को सुरक्षित रखता है। इन सब के नियंत्रण के लिए जो है आप विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। चूसक जो कीट है जैसे थ्रिप्स और सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए एसीफेट और इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव भी प्रभावी माना गया है, लेकिन इनका उपयोग संतुलित मात्रा में और विशेषज्ञ की सलाह पर ही करना चाहिए। छिड़काव हमेशा सुबह और शाम के समय करना चाहिए ताकि दवा का जो असर है अधिक समय तक बना रहे और पौधों को कोई नुकसान न हो। इसके साथ ही जैविक और यांत्रिक उपाय भी अपनाने चाहिए। ब्यूवेरिया बासियाना जैसे जैविक एजेंट का उपयोग करने से कीटों को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। फल मक्खी के नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल जैसे फेरोमोन ट्रैप जो होते हैं वो खेत में लगाने चाहिए। इससे नर मक्खियां आकर्षित होकर फंस जाती है और उनकी संख्या कम हो जाती है। खेत में मल्चिंग करने से मिट्टी की जो नमी होती है वो बनी रहती है, तापमान संतुलित रहता है और कीट और रोगों का प्रकोप भी कम होता है। करेला, लौकी जैसी बेल वाली फसलों को मचान पर उगाना बहुत लाभकारी होता है। इससे पौधों को पर्याप्त धूप और हवा मिलती है, जिससे रोग कम लगते हैं और उत्पादन 3 से 4 गुना तक बढ़ सकता है। जबकि कद्दू की जो फसल है वो सामान्यतः जमीन पर ही उगाया जाता है। अंत में किसान भाइयों और बहनों, आपके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि नियमित रूप से अपनी फसल का निरीक्षण करते रहें। जैसे ही कीट या रोग के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नियंत्रण उपाय अपनाएं। सही समय पर सही दवा और तकनीक का उपयोग ही सफल खेती की कुंजी है। यदि हमारे किसान भाई और बहन रासायनिक, जैविक और यांत्रिक उपायों का संतुलित रूप से उपयोग करते हैं तो वे कम लागत में भी अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी शहडोल के YouTube चैनल से भी सुन सकते हैं। YouTube पर सर्च करें AKASHVANISHAHDOL यानी आकाशवाणी शहडोल। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। मोर संग चलो रे, मोर संग चलो जी,
मोर संग चलो रे मोर संग चलोगा। वो गिरे थके हपटे मन औ परे डरे मन के मन, मोर संग चलो जी मोर संग चलो रे मोर संग चलोगा मोर संग चलो रे। वो गिरे थके हपटे मन औ परे डरे मन के मन, मोर संग चलो जी मोर संग चलो रे मोर संग चलो रे मोर संग चलोगा। नदी में अरपा पैरी तन मन धो हरियालो, महानदी में अरपा पैरी तन मन धो हरियालो। कहाँ जाहू बड़ दूर है गंगा, कहाँ जाहू बड़ दूर है गंगा, पापी है तरोरे मोर संग चलोगा मोर संग चलो रे मोर संग चलो मोर संग चलो रे मोर संग चलोगा। वो किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। आज हम आ गए हैं गांव देवगवा, जो शहडोल से ज्यादा दूर नहीं है, और यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। कई प्रकार की जो विधा है, आप जैसा जानते हैं, कृषि एक बहुउद्देशीय कार्य है। अगर उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें अगर हम करते हैं जो उससे जुड़ी हुई है, जैसे कि मछली को पालना, पशुपालन, और साथ ही कृषि में भी बहुत सारी विधाएं हैं। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हम आए हैं श्री यूनुस जी के कृषि फार्म में। आइए जानते हैं। हो सकता है जो हमारे पुराने श्रोता से वाकिफ भी होंगे, आइए जानते हैं। मैं मोहम्मद यूनुस खां, ये ग्राम देवगमा का किसान हूँ। मैं यहाँ पर 4-5 यूनिट का काम कर रहा हूँ, जो कि शासन इस समय 4-5 यूनिट के ऊपर जोर दे रही है किसानों की आय बढ़ाने के लिए। उसी यूनिट का मैंने मॉडल फार्म बनाया है। किसान भाइयों से अपेक्षा है कि अगर उनको किसी भी यूनिट में ज्ञान लेना है तो आकर के स्वयं मॉडल देख सकते हैं। जैसे कृषि है, दूसरा हार्टिकल्चर है, तीसरा वेजिटेबल्स का, और ये चौथा मत्स्य पालन। इस यूनिट का जो जानकारी चाहिए, दूसरे साथ में मछली बीज का भी अपन प्रदाय करते हैं। मछली बीज 400 से 500 रुपए किलो के अनुसार मिल जाता है। इस तरह में ये 4-5 यूनिट में ही शासन ध्यान दे रही है कि इस यूनिट को अगर किसान अपना लेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। तो उसी का मैं मॉडल बनाया हूँ। यूनिट को देखने से, स्वयं देखने से ज्यादा प्रभावी होता है, इसलिए जो इच्छुक किसान भाई हों आकर के संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको ये जान के आश्चर्य होगा, अभी जो है हम बात कर रहे हैं तो उनकी जो आयु है 77-78 वर्ष की हो गई है, लेकिन वो जितना सक्रिय है, वो अपने काम के कारण जो है उनका स्वास्थ्य भी बहुत ही अच्छा है। आज भी जो है बहुत अच्छे से एक्टिव है। उन्होंने हमें अपने पूरे जो फॉर्म है उसका विजिट भी कराया है, और आप जो है अगर जब यहाँ आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जो मछली जो पाल रहे हैं, मछली पालन है, कई तालाबों में हमने देखा है, उसके विषय में थोड़ा सा बताइएगा। मछली पालन के लिए तालाब जो है उसमें कचरा न होना चाहिए, तालाब साफ हो, खरपतवार जो हो उसको निकाल दें। और दूसरी बात क्या है कि मछली स्टॉक करने से पहले उसमें जल के अनुसार, जल क्षेत्र के अनुसार उसमें पहले चूने का उपयोग करें। चूने का उपयोग करने के बाद 15 दिन बाद मछली उसमें स्टॉक करें बच्चा लेकर के। दूसरा, 1 एकड़ में मछली का जो गिनती का 2000 बच्चा, जिसमें मिक्सचर हो, रेहू, कतला, मिर्गल। अगर वो हरा चारा दे सकते हैं तो ग्रास कार्प भी छोड़े। ग्रास कार्प में भी हरा चारा उसको चाहिए, जैसे केला का पत्ता है, घास है, ये हरा काट करके उसको दे, तो उससे भी ज्यादा लाभ होता है। रेहू कतला से भी ज्यादा उसकी ग्रोथ होती है। और मछली का बीज जैसे बरसात तालाब में पानी आ जाए
कम से कम 3 फीट पानी आ जाए, तब इसके बाद मछली के बच्चों का स्टॉक करना चाहिए और संख्या का ध्यान रखें। लेकिन अगर 1 एकड़ में 2000 से बच्चा अधिक छोड़ेंगे तो बच्चा घना हो जाएगा, उसको ज्यादा बढ़ने का चांस बहुत कम हो जाता, बाढ़ रुक जाती है। दूसरा, बच्चा मछली की जो ग्रोथ है पानी पी करके नहीं होता, साथ में उसमें एक महीने में उसमें कम से कम 1 एकड़ तालाब में 2 कुंटल ये आपका राइस ब्रान और कम से कम 50 किलो खली को फुला करके सुबह एक ही दिन में नहीं देना है, एक बोरी करके कम से कम 1 हफ्ता तक उसको डालें, फिर हो जाए, रुक जाए, फिर दूसरे महीने में वही खुराक दोहराए, तो आपको करीब 6 महीने, लगभग 6-7 महीना में 800-900 ग्राम का औसत मछली आपको मिलेगी और उससे ज्यादा लाभ होगा। बहुत अच्छे से आपने बताया है। ये केले की जो पत्तियां हैं, साथ ही साथ जो हमारा जो कृषि से ही जो प्रोडक्ट है, जैसे धान से जुड़ा हुआ राइस ब्रान, साथ में करने से ही जो है हमारा जो लागत है उसमें भी बचत होगी, हमको बाहर से नहीं खरीदना पड़ेगा और आसानी से हम जो है मछलियों खिला सकते हैं और कर भी सकते हैं। जैसा कि कहा ही गया है कि आम के आम और गुठलियों के दाम, तो आम के पेड़ के नीचे ही हम बैठे हुए हैं और बहुत सारे पक्षियों की आवाज भी आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। गर्मी का मौसम है लेकिन जो उसकी जो छांव है उसमें ठंडक का एहसास हो रहा है। आम के नीचे हम बैठे हुए हैं, खाली जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि जो पेड़ के नीचे जो जगह खाली है उसमें भी शैडो क्राफ्ट किया गया है। मध्य प्रदेश में जो हमारा शहडोल जिला है, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जो है हल्दी जो है यहाँ का उत्पाद है इस जिले का, तो इसकी खेती की जा रही है। तो ये जो शैडो क्रॉप है, आम के पेड़ के नीचे जो खाली जमीन है जिससे वेस्टेज नहीं होती जमीन की, और साथ ही साथ समय लगता है फल आने में, तो फिर उसको जो हमारे किसान भाई हैं उस समय का सदुपयोग कर सकते हैं इस बीच में। तो ऐसे जो शैडो क्रॉप है उसके विषय में बताइए। किसान भाइयों को मेरी ये सलाह है कि अगर उनके पास 5 एकड़ जमीन है तो कम से कम 15-20 पौधा ये फलदार लगाएं। उससे क्या है, 15-20 पौधा जो फलदार लगाएंगे तो उससे भी उनकी आमदनी होगी। मान लो किसी तरह कीट बेद ये फसल में आ गया तो जो फसल की कमी होगी उससे वे फल से पूर्ति कर सकते हैं। दूसरी बात, जो किसानों की ये धारणा अपने यहाँ बनी हुई है कि हम पेड़ पौधे लगा देंगे तो खेती कैसे करेंगे, तो भाई खेती केवल धान और गेहूं ही नहीं है, हल्दी धान और गेहूं से भी ज्यादा महंगी बिकती है, हल्दी है, अदरक है, तो पेड़ के नीचे अपन हल्दी या अदरक, मिर्च, ये 3 चीज अपन ले सकते हैं। ये छाया के नीचे इनका उत्पादन और अधिक होता है। अगर पेड़ जो लगाए हैं, जितना जमीन घेर रहा है उसमें ये 3 फसल, मिर्चा है, अदरक है और हल्दी, ये लिया जा सकता है। इसका अगर वो देखना हो, फार्म में आइए, स्वागत है, और देखिए कि सही है कि गलत। अगर सही है तो उसको अपनाइए और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारिए। बहुत सारी बातें हैं और जैसे आप फार्म में आएंगे तो फिर बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पता चलेगी और जो खेती का जो सही तरीका है वो भी आपको जानने यहाँ पे मौका मिलेगा, क्योंकि जो विविधता है उसी में ही एकता है, ऐसा जो कहा जाता है। तो विविधता से ही हमें समृद्धि भी मिल सकती है। कैसे प्रबंधन है, जो भूमि का जो प्रबंधन है, खेत का प्रबंधन है, वो आप बहुत अच्छे से यहाँ सीख सकते हैं। यहाँ का जो एड्रेस है, पता, वो हमारे किसान भाइयों को बता दीजिएगा। मेरा ये पाली रोड में, ये आकाशवाणी से पाली रोड चलिए तो 1.5 किलोमीटर में सलैया रोड बड़वाही तिराहा निकली है। यही तिराहा की रोड में घुसेंगे तो 1 फरलांग में बाएं तरफ लोहे का गेट है, रोज गार्डन के सामने, वो अपना फार्म है। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस खां है, ग्राम देवगुआ है। दूसरी बात यह है कि थोड़ा मैं और किसान भाइयों को ये सलाह दूंगा कि ये 2 फसल न लें कि खरीफ और रबी, बरसात का और ठंडी का। ये जायद फसल भी होती है, गर्मी की जो फसल होती है जायद फसल कहते हैं। तो जायद फसल में दलहन की खेती करें, उससे भी आपकी आमदनी बढ़ेगी। अधिकांश क्या है, धान बोलिए, गेहूं बोलिए, इसके बाद जमीन पड़ी है। जमीन को पड़ा न रहने दी, जमीन बहुत कीमती है, इसलिए जमीन का अपन सदुपयोग करें। जमीन से 2-4 पैसा कमाने की सोचे, मेहनत करें, क्योंकि काम तो कर ही रहे थे। तो जायद फसल भी लें, गर्मी की भी फसल लें। तो किसान भाइयों, आपने जान लिया है यहाँ का जो पता है और साथ ही जो बहुत सारी जानकारी, उसके अलावा और भी ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो फिर आपको यहाँ आना पड़ेगा।
ऐसे ही जानकारियों से भरा हुआ और साथ ही साथ आपके काम आने वाली जो बातें हैं वो इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो आज के लिए बस यहीं तक। किसान भाइयों और बहनों, किसानवाड़ी कार्यक्रम आज यहीं तक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप सबको नमस्कार और राम राम।